अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम जो इंतहा इंपॉर्टेंट पेपर के अंदर हर पेपर हर यूनिवर्सिटी के अंदर पूछने वाले सवाल आपके सामने हल करेंगे और आप यकीन मानिएगा कि आपको फुल कंसेप्ट भी मुहैया करेंगे और आपको मुकम्मल सवालों के जवाब हम अपनी मुकम्मल वाइट बोर्ड पे समझाएंगे। लेकिन एक बात से पहले आपको ये बताता चला जाऊँ, जब भी आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हो तो मोबाइल को टेढ़ा करके देखिएगा और साथ ही साथ अपनी मोबाइल की रेजोल्यूशन जो है वो आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। आपको ऑप्शन प्रोवाइड यूट्यूब खुद करता है, वहां पर आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, एचडी भी देख सकते हैं, जैसे आपकी रेजोल्यूशन आपकी मर्जी आप उसके मुताबिक देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बताता चले जाऊँ, अपने साथ कापी पेंसिल भी साथ में रखेंगे ताकि जो स्टेप भी लिखूंगा फौरन उसको कापी पेंसिल पर नोट कर लें। और साथ ही साथ बाकी जितनी भी वीडियोज हैं मैं आपको उसके लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ ही साथ आप लोग जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये अपडेट किस बात का है, चलो हम पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। We will discuss about derivation। आपको पता चल चुका है कि फोर्सेस कितनी एक्ट कर रही थी, तीन तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही थी। तो अब हम बताते हैं कि ये फोर्सेस का जो इस्तेमाल है डेरिवेशन के अंदर वो कैसे आता है। सबसे पहले आप इसके ऊपर गौर करो, आदमी के ऊपर कौन सी अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही थी? स्टैटिक फोर्स, जिसको एफ एस से मैंने आपके सामने शो किया। ये किसके इक्वल आ रही थी? आपको ये वेट के इक्वल है, ठीक है। स्टैटिक फोर्स इज इक्वल किसके है? वेट के। तब ही ऐसा वक्त आएगा अगर जब तक ये बैलेंस नहीं होंगी, अगर ये स्टैटिक फोर्स और वेट फोर्स बैलेंस नहीं होंगी तो आदमी इस रोटर से बच्चों गिर सकता है। ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो इसके साथ अटैच रहेगा। अगर ये बैलेंस ना हुई फोर्सेस तो फिर चांसेस होंगे कि आदमी गिरेगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ज़मीन है, ज़मीन के यकदम अगर आप उसकी आदमी से यकदम आप खींच लें ज़मीन, उसके नीचे से गड़ा पड़ जाए तो आदमी तो नीचे ही चला जाता है, ठीक है। ये वही बात कि अगर ये फोर्सेस बैलेंस नहीं होंगी तो चांसेस तब नहीं होंगे कि ये आदमी नहीं गिरेगा। चांसेस अगर ये बैलेंस नहीं होंगी, अगर ये बैलेंस होंगी तो चांसेस होंगे कि वो नहीं गिरेगा, अगर बैलेंस नहीं होंगी तो वो गिर जाएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिक फोर्स किसके इक्वल है। ये स्टैटिक फोर्स जो है ना बच्चों, ये होती है म्यू ऑफ एन के इक्वल है। वेट का बचपन से फार्मूला 9th 10th 11th 12th सब में पढ़ते आ रही हैं। वेट होता है एम जी, ठीक है। मुझे यहाँ से ये नॉर्मल चाहिए थी, ये नॉर्मल मैंने फाइंड करनी थी। तो नॉर्मल मैंने क्या कहा कि नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी, और यहाँ पर म्यू है तो म्यू आ जाएगा। ये नॉर्मल एक तो मैंने फाइंड आउट कर ली। एक और भी, आप मेरी डायग्राम की तरफ देखें, मैंने ये कहा कि नॉर्मल तो आ चुकी है विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मैन, ठीक है, बिकॉज ऑफ वॉल, ठीक है। वॉल की वजह से आदमी के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगती है। दोस्तों आगे मैं देख रहा हूं कि नॉर्मल और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये कुछ मुझे सेम नजर आ रही है, ठीक है। अगर नॉर्मल और सेंट्रीपिटल फोर्स सेम नहीं होंगी तो मेरे भाई ये जो आदमी है ये तो ऑब्वियसली गिर जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स जो रोटर को दायरे पर हरकत करने पे मजबूर रखती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, जिसकी वजह से आदमी भी रोटेट करता है और नीचे गिरता नहीं है। और नॉर्मल फोर्स की वजह से ये आदमी नहीं गिरता। अगर ये दोनों सेम होंगी, मैं कहता हूं कि नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू एफ सी। आप जहां पर देखो कितना आसानी से डायग्राम आपको बता रहा है, ये यहाँ पर आपको कुछ पता नहीं चल रहा। तो मैंने क्या कहा, अगर ये बराबर होंगी, अगर ये बराबर होंगी तो आदमी नहीं गिरेगा। मैन डज नॉट फॉल डाउन इन अ स्फेरिकल शेल, ठीक है, इसके अंदर वो नहीं गिरेगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो एफ सी है इसका फार्मूला भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एम वी स्क्वेयर ओवर आर, ठीक है, एम वी स्क्वेयर ओवर आर। आप ये देख रहे हो कि ये भी एक नई इक्वेशन आ चुकी है। जब नॉर्मल और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है बराबर एक्ट करेंगी, सेम होंगी, तो उस वक्त चांसेस होंगे कि आदमी नहीं गिरेगा और ये काम बराबर होगा। यहाँ भी देखें, यहाँ ये और ये आपस में इक्वेशन इक्वल हो गई। अगर दोस्तों ये इक्वल हो जाए, यहाँ पर हमें साफ नजर आ रहा है कि इसकी लेफ्ट साइड पेन, इसकी लेफ्ट साइड पेन, इट मीन्स कि इसको हम कंपेयरिंग कर सकते हैं। कंपेयरिंग दो
इसको भी और इसको भी हमने कंपेयर करना है। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये म्यू बराबर है एम वी स्क्वेयर ओवर आर। ठीक है, तो याद रख लें यहाँ पर m और m कैंसल हो गया। मुझे यहाँ पर एक वेलोसिटी चाहिए थी। कौन सी वेलोसिटी? ये टेंजेंशियल वेलोसिटी मुझे फाइंड होगी, तब ही मैं इसकी मिनिमम वेलोसिटी ओमेगा फाइंड कर सकूंगा। मुझे हर सूरत में अब ये चाहिए, टेंजेंशियल वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए वी स्क्वायर, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई डिवीजन ऑफ म्यू। आपको मैं इधर लेके आता हूं, यही मैं दोबारा लिख रहा हूं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी ऑफ आर ओवर म्यू। म्यू मुझे तो वेलोसिटी सिंपली चाहिए। ठीक है, मुझे तो ये सिंपली वेलोसिटी चाहिए। सिंपली वेलोसिटी के लिए मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लूंगा, तो ये v इज इक्वल टू जी ऑफ आर ओवर म्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट की फॉर्म में। दोस्तों यहाँ पर भी हम बहुत बड़े सवाल राइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप भी कहेंगे वो क्या सवाल है जो यहाँ पर राइज होते हैं? ये हमें टेंजेंशियल वेलोसिटी ये शो कर रही है। अब यहाँ पर कुछ टेंजेंशियल वेलोसिटी हमें बता रही है। जिस तरीके से कोनिकल पेंडुलम की वीडियो मैंने बनाई थी, उसके अंदर भी क्या था, वो मैथ्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था। आदमी का कितना मैथ्स है वो इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा। अब सवाल आता है कि आखिर ये टेंजेंशियल वेलोसिटी डिपेंड किसके ऊपर कर रही है? किसी के ऊपर तो डिपेंड करेगी ना। अब मैं बताता हूं ये टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसे डिपेंड करती है। याद रख लो, दिस रिलेशन शो दैट टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मतलब वो डिपेंड नहीं कर रही किसके ऊपर? इट विल नॉट डिपेंड अपॉन मैन मास। ये बच्चों मैथ लेस है, इसका मतलब ये हुआ कि आदमी का कितना वेट है, उसके बावजूद भी रोटर जो है इसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। अगर ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही तो हम आगे, इट मीन्स ये हुआ कि ये वेलोसिटी जो है ये डिपेंड कर रही है ऑन रेडियस। ये वेलोसिटी डिपेंड ऑन रेडियस और किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? म्यू के ऊपर, जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जो है ये तो उसके ऊपर मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। जब ये है तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो गया। उसके बाद हम बताएंगे कि ये इसकी आखिर, हमें तो ये हमारा टारगेट नहीं था। हमारा टारगेट तो इसकी मिनिमम फाइंड करनी थी। हमने इसकी मिनिमम टेंजेंशियल वेलोसिटी व्हिच प्रिवेंट द मैन टू फॉलिंग डाउनवर्ड, हमें तो इसकी ये चीज फाइंड करनी थी। अगर ये फाइंड करनी है तो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड टू फाइंड आवर मिनिमम वेलोसिटी व्हिच प्रिवेंट मैन टू फॉलिंग डाउनवर्ड। याद रख लीजिएगा ये बात। दोस्तों यहाँ तक तो बात हो गई क्लियर। यहाँ तक तो बात क्या क्लियर हुई कि ये जो था डिपेंड कर रहा था रेडियस और म्यू के ऊपर। अब भी हमने चौंका, हमारा टारगेट ये है। आपको ये, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, v का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। जी हमने वेलोसिटी को क्या कर दिया, वेलोसिटी के आगे एक नया फार्मूला, किसके लिए? हमने मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमने ये फार्मूला जो है इसके अंदर यूज करना है। यूज, अब हमारे पास आर ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा? मैंने v के अंदर पुट किया, आर ओमेगा पुट किया, तो हमारे पास रिजल्ट्स कुछ यूं आए, जी ऑफ आर ओवर म्यू। लेकिन मुझे देखो ओमेगा था, बाहर आ गई ना। मेरी फिक्र आपको कितना काम दे रही है, हर जगह पे इसने आपको काम दिया है जो मैंने खुद से तखयलाती सपोज की थी। इसके अंदर आपको कुछ पता नहीं चलेगा। मैं बार बार इसलिए आपको कह रहा हूँ। ठीक है, अब आपको कहूँगा कि मुझे ओमेगा चाहिए, तो जी ऑफ आर, ठीक है, जी ऑफ आर, ठीक है। आप देख रहे हो ये क्या था, ये सारे स्क्वायर फॉर्म में आए, ठीक है, ये भी स्क्वायर आया,
ठीक है। अब अगर ये हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है, मैंने इसको तोड़ के लिख दिया स्क्वायर रूट को, क्योंकि मुझे जो था ये आर जो था यहाँ पर आकर दर्ज करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक तो होगी बात क्लियर। अब आपने एक और भी फार्मूला पढ़ा होगा कि हम आर जो है, आर को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर रूट आर। अगर मैं इसको तोड़ के लिखूँ तो ये आर होल का स्क्वायर, तो ये पीछे आर ही बच जाता है। इसलिए मैं इस आर की बजाय मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको आर को ऐसे लिखूँ, ओमेगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर रूट म्यू। अब देख रहे हो यहाँ पर आर कट रहा है इसके साथ, मैंने ये आर और ये आर आपस में काट दिए।